नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ लंबे समय बाद कल अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 मई से 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है। इस दौरान वो अपने पैतृक गांव पंचूर के साथ ही गृह ब्लॉक यमकेश्वर भी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के मूल गांव पंचूर में उनकी मां सावित्री देवी, बड़े भाई मानवेंद्र सिंह बिष्ट और छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट का परिवार रहता है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ 11 फरवरी 2017 को आखिरी बार अपने घर गए हुए थे। आपको ये बता दें कि सीएम योगी पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर भी अपने पैतृक गांव नहीं जा सके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि मंगलवार को देहरादून पहुंचेंगे। इसके बाद 4 मई को अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर की विद्याणी के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आवास गृह का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिसंपत्तियों के बंटवारे में हिस्सा लेने आए हैं और अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को समर्पित कर सकते हैं। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज स्केटिंग गोल्ड मेडल विजेता समर्थ कन्नौजिया और कृतिक कन्नौजिया ने उनसे मुलाकात करी है। दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप मोहाली चंडीगढ़ पंजाब में अंडर-7 में 2 गोल्ड मेडल हासिल करते हुए देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अखिलेश यादव ने दोनों खिलाड़ियों और उनकी मां को बधाई दी। अखिलेश यादव ने समर्थ और कृतिक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि भविष्य में वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि चंदौली में एक लड़की की मौत के बाद हंगामा बरपा हुआ है और आरोप पुलिस पर लगे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक कोई चोट के निशान नहीं है, सिर्फ 2 निशान मिले हैं। गले में खरोच के निशान जरूर मिले हैं। इस दौरान लड़की की बहन ने कई खुलासे किए। दरअसल गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस को गैंगस्टर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस टीम के लौटने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर की बेटी की मौत हो गई। मौत से गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। गांव वालों का आरोप कि पुलिस की टीम मारपीट करती नजर आई, जिसकी वजह से लड़की की जान चली गई। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि आधा दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं मृतक की पीएम रिपोर्ट मानने से पिता ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि चंदौली पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सर, गुड़िया के ग्राम मनरामपुर में है और गुड़िया के ही पिताजी हमारे साथ हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पिताजी, कल शाम को क्या हुआ था घर में? जी, एक दिन पहले हमारे बेटे विजय यादव को सहदाया थाना पकड़ कर ले गया थाने में जी। उसको 18 घंटा थाना में बैठाया था जी। उसके बाद 18 घंटे के बाद विजय को 151 धारा लगा के उसको भेज दिया तहसील में। हमारा विशाल लड़का छोटा था, वो भी गया जमानत कराने के लिए। और इधर हमारे घर में 2 ही बच्चियां थी और वही थाना वाले सब अपना गाड़ी वाड़ी लेकर आए और घर में घुसे और छोटी लड़की को मारे और बड़ी लड़की को मारे। बड़की लड़की चिल्लाने लगी, ये छोटी वाली भी चिल्ला रही थी। बड़की कह रही थी दीदी मुझे बचाओ बचाओ। उसके बाद इतना मारे कि वो लड़की में जब आवाज़ बंद हो गई पुलिस वाले यहाँ से भाग गए। लड़की का शव पंखे में टांग दी और 7 मिनट 7 सेकेंड में इस रूम से उस रूम में हमारी छोटी बेटी जाती है तो देखती है कि हमारे भाई उसने फोन मांगकर मेरे भाई को फोन किया। उसके बाद पुलिस का कहना है कि वो दबिश देने आई थी, उसके साथ महिला कांस्टेबल भी थे। वो महिला कांस्टेबल थी, लेकिन पुलिस दबिश देने के लिए 4 गाड़ी 5 गाड़ी क्यों आती? वो महिला कांस्टेबल थे। हमारे घर में तो 2 ही बच्चियां थी। उनका कहना है कि आप जिला बदर से कई बार उन्होंने कोशिश किया, नहीं पकड़ पाए कितनी बड़ी। अरे वो तो जानते हैं कि हमारा जिला बदल है, तो मैं बनारस में रह रहा हूँ, हम वहाँ रह रहा हूँ
तो ये कहाँ से पकड़ेंगे? अगर इनको पकड़ना है तो ये महिला पुलिस क्या जरूरत थी? ये आते अपना बच्चियों को हटा करके वो अपना चढ़कर तलाशी ले लेते, गांव को प्रधान को बुला के घर में तलाशी लेते कि कन्हैया यादव यहाँ है कि नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शायद आपके बेटे थे, उनके द्वारा कहना गया था कि पुलिस की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार भी की थी, बलात्कार की करने की कोशिश की। जी अब तो ये देखिए, हम तो बनारस थे, हम तो घर पे थे नहीं, लेकिन अब ये क्या उनकी मानसिकता है ये हम नहीं बता सकते। ये गलत व्यवहार किए, ये बात हमको लग रही है, ये मारे पीटे लड़की इसी में लड़की। पुलिस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी बेटी का आ गया, उसको 3 जगह चोट बताया गया, जबड़े के नीचे 5 सेंटीमीटर का और 2 छोटे छोटे चोट। क्या इससे आप सहमत हैं? सही पोस्टमार्टम? जी ना ये इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाया लड़की। क्या इससे आप सहमत हैं? सही जी पोस्टमार्टम? ना ये इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाया लड़की के पूरे पीठ पर, जगह पर और गर्दन पर और हाथ में बेल्ट का निशान है, काला काला है, हमने वीडियो बनाया। इस समय आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और जो है इनको 302 मुकदमा किया जाए और इनको फांसी दी जाए, मेरी यही मांग। इस समय हमारे साथ मृतक गुड़िया के पिताजी थे, इनका कहना है कि इनकी मांग है कि जो भी ऐसा कार्रवाई उनके बेटी के साथ किया, जो भी मारपीट किया, उनके साथ मुकदमा दर्ज हो और उनको कठोर से कठोर सजा मिले। कैमरा पर्सन सुदर्शन के साथ जनता। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोविड-19 से 2 साल से जूझ रहे लोग इस बार उल्लास के साथ में ईद का त्योहार मनाने जा रहे हैं। ईद के त्योहार को लेकर मार्केट में रौनक और चहल पहल नजर आ रही है। बड़े चौराहों से सिनेमा चौराहों तक रोड पर भीड़ ही भीड़ है। दुकानों पर महिलाओं का हुजूम लगा हुआ है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि रौनक सिर्फ दूर से नजर आ रही है। मार्केट में भीड़ जरूर है, लेकिन दुकानदारी नहीं हो रही है। महंगाई की वजह से लोग सामान खरीदने से परहेज कर रहे हैं। ईद की दुकानदारी को लेकर कस्टमर तो बिल्कुल ही नहीं है, लिमिटेड कस्टमर है ही नहीं कस्टमर, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मतलब आदमी के पास पैसे ही नहीं है। जो पहले कस्टमर 3-3 4-4 चादरें लेके जाता था, आज वो एक भी नहीं लेके जा पा रहा है, बड़ा मुश्किल से एक लेके जा पा रहा है। तो इसकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह महंगाई भी है। महंगाई का कारण है, महंगाई है, ऊपर से सन्नाटा तो है ही, चल ही रहा है। सालक भी नहीं चल रही उस हिसाब से जैसे चलनी चाहिए, उस हिसाब से सालक भी नहीं है और बिक्री पे तो फर्क पड़ा ही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है तो कस्टमर निकल ही नहीं रहा है घर से, इस वजह से बिल्कुल सन्नाटा है हमारा। तो वहीं लखीमपुर खीरी में भी पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दिशा निर्देशन के अनुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस ने शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार संपन्न कराए जाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। सभी अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी के चलते जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र में नगर के मुख्य मार्गों से पैदल और बाइक से फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही एसडीएम और सीओ ने फ्लैग मार्च में मौजूद रहकर जगह जगह पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हुए अवैध गतिविधियों पर नजर भी रखी हुई है, जिससे कि पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके। आपको बता दें कि कल ईद है, अक्षय तृतीया है, इसी तरीके से तमाम जो गतिविधियां हैं उनको संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर के फ्लैग मार्च चल रहा है। वहीं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार भले ही इस दुनिया में अब नहीं रहे हों, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मी तरीके से मौजूद हैं। ऐसी एक यादगार लम्हा प्रयागराज में भी है, जिसे दिलीप कुमार सेवई के नाम से जाना जाता है और इस बार भी ईद की मिठास में ये सेवई उनकी यादों को ताजा करेगी। हर साल दिलीप कुमार के घर प्रयागराज के गंगा जमुनी पानी से तैयार हुए गिफ्ट के तौर पर सेवई मुंबई भेजी जाती है।
भले ही वो हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन सेवई फैक्ट्री के मालिक अभी हर साल की तरह इस परंपरा को जारी कर रखे हुए हैं। पिछले 3 दशकों से काम कर रहे सेवई के क्षेत्र में तौसीफ बताते हैं कि उनके दादा ने ये काम शुरू किया था। दादा दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे। वो अपनी हाथ की बनाई हुई सेवई मुंबई लेकर गए और मशहूर फिल्म कलाकार दिलीप कुमार को दी थी और दिलीप कुमार को इनकी सेवई बेहद पसंद आई। तौसीफ के दादा ने दिलीप कुमार साहब से पूछा कि क्या आपके नाम से इससे सेवई का नाम रख सकते हैं, तो दिलीप कुमार ने इस पर उन्हें सहमति देते हुए इजाजत दे दी। तब से दिलीप कुमार एक ब्रांड बन गया जो देश ही नहीं खाड़ी देशों में भी सप्लाई की जाती है। इस बार भी ईद में यही सेवई मिठास और खुशबू लोगों के बीच में दिलीप कुमार की यादों को ताज़ा करेंगी। तौसीफ के मुताबिक ईद के कई महीने पहले से ही सेवई बनाने का काम शुरू हो जाता है और दिलीप कुमार सेवई की डिमांड भी मार्केट में खूब रहती है। यही नहीं, हर साल सेवई बनाकर मुंबई में दिलीप कुमार के घर भेजी जाती है। इस सेवई की खास बात यह है कि अपने गंगा जमुना का पानी का मिठास की वजह से ये सेवई और भी खास बनाती है और दिलीप कुमार साहब के नाम से ये सेवई बन रही है और हर साल उनको कोरिया की जाती है सेवई और इस साल भी उनको जाएगी। अब हमारे बीच वो नहीं रहे पर उनका नाम ये जब तक कोशिश है कि जब तक वो नाम इनका चलता रहे, जब तक सेवई है तब तक दिलीप कुमार के नाम से ये सेवई चलती रहे। ईद से पहले इस ब्रांड की सेवई की डिमांड बढ़ जाती है और दूर दराज से खरीदने वाले अपने आप खींचे चले आते हैं। तौसीफ के परिवार के लिए फिल्म एक्टर दिलीप कुमार का नाम किसी नायाब तोहफे से कम नहीं, क्योंकि इनके नाम सेवई बनाने के क्षेत्र में बड़े व्यवसायियों में गिना जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सलाखों के पीछे से छूट कर आए कालीचरण, धर्मगुरु कालीचरण एक बार फिर से सुर्खियों में है। अलीगढ़ के संत समागम में उन्होंने एक बार फिर से विवादित बोल बोले हैं। उन्होंने समाज को बांटने वाला बयान दिया है। कालीचरण ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और धर्म के आधार पर वोट करना चाहिए। अलीगढ़ के रामलीला मैदान में संत समागम सम्मेलन में कालीचरण ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में केवल सनातन धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। कालीचरण यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म ही नहीं है, देश को इस्लाम की ओर ले जाया जा रहा है। देश में 5 लाख मंदिरों को तोड़ दिया गया। अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो ऐसा फिर होगा। राजनीति से घृणा करना छोड़ दो, राजनीति से ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना संभव है। तो आपको इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि ये जो भगवाधारी हैं ये आपको जरूर ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट करो, लेकिन धर्म पर चलना कोई नहीं बताता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के थाना फेज 1 में एक क्षेत्र में रेस्टोरेंट में खाना खाने आए दिल्ली से 3 युवकों और दुकानदार की किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान दुकानदार ने खाना खाने आए युवकों के साथ में मारपीट करी। धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में 2 युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तत्काल प्रभाव से निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मसले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परसों रात की बात है, कुछ लोग दिल्ली से एक रेस्टोरेंट में कुछ शेक वगैरह पीने आए थे। 3 लोग थे। उन लोगों के साथ जो ये दुकानदार था, किसी बात को लेकर के मारपीट हुई। उसमें दुकानदार पर उसके लोगों ने उन लोगों पर हमला किया और किसी धारदार हथियार से उनको चोट पहुंचाई है। हम लोगों ने उसमें तत्काल सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया है। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, दोनों ठीक हैं। और बाकी इधर हम लोगों ने तीनों को अरेस्ट किया है, एफआईआर दर्ज कर ली और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंपावत सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 31 मई को वोटिंग और 3 जून को मतगणना। चंपावत सीट पर पहली बार उपचुनाव होगा। भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस सीट से कांग्रेस की ओर से कौन टक्कर देगा, अभी इसका खुलासा खैर नहीं हो सका है। कैलाश गैतोड़ी चंपावत सीट से लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। मतगणना के दिन 10 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए चंपावत सीट छोड़ने का ऐलान किया। प्रस्ताव रखा था 21 अप्रैल को, बकायदा इस सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंपावत के चुनावी समर में सरकार ने सभी मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, इन तमाम लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पार्टी चंपावत उपचुनाव के लिए अलग से रणनीति बनाती नजर आई। पार्टी अब अलग अलग कार्यों के लिए टीमों का गठन भी कर रही है। इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इस सीट पर भी कमजोर बूथों पर काम शुरू कर दिया है। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। तो उत्तराखंड
उत्तराखंड यानी कि देवभूमि के लिए मच अवेटेड थिंग यानी कि चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल से इसका आगाज हो रहा है 3 मई से। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। मां गंगोत्री की डोली आज पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है और कल गंगोत्री पहुंच जाएगी। 6 मई को केदारनाथ बाबा के पट खुल जाएंगे, तो वहीं 8 मई की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में 45 दिनों तक चारधाम यात्रा करने वाले लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग। इस साल कोरोना जांच लेकर आने का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना बेहद जरूरी होगा। बद्रीनाथ धाम में हर रोज 15,000 लोग, केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो 12,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री में 4,000 लोग रोज दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने वाले सभी भक्तों को चारधाम मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही भक्त चारधाम यात्रा में शामिल हो सकेंगे। तो वहीं सभी यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश, बड़कोट, जानकी चट्टी, हीना, उत्तरकाशी, सोनप्रयाग, जोशीमठ, गौरीकुंड, गोविंद घाट, पाखी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवा होगी। इसके लिए हवाई जहाज की बुकिंग हेली सर्विस वेबसाइट पर करानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वनाग्नि की रोकथाम को लेकर की समीक्षा बैठक करी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वनाग्नि को रोकने के लिए वनाग्नि से प्रभावित जनपदों में जल्द से जल्द वन विभाग के उच्च अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाए। साथ ही जनपदों में डीएफओ लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। वन विभाग, राजस्व, पुलिस और संबंधित विभागों के साथ ही जन सहयोग भी लिया जाएगा, जिसमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों और आपदा मित्रों से भी वनाग्नि को रोकने में सहयोग लिया जाएगा। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, रिस्पॉन्स टाइम कम से कम किया जाए। वहीं देश के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी 75 जिलों में रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि हमको केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। प्रदेश में सभी बिजली उत्पादक केंद्रों की कोयले की मांग को शीर्ष वरीयता पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हो तो कोयला खदानों से सभी पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए रेल मार्ग के साथ साथ हमको सड़क मार्गों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।